हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी से, जिसे हम कहेंगे लोकपाल एंड लोकायुक्त। अगर आप एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी की न्यू एडिशन से पढ़ रहे हो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा ये चैप्टर नंबर 66। वहाँ से आप इसे चेकआउट कर सकते हो। इसके साथ मैंने इस चैप्टर को डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स और माइंड मैप्स के फॉर्मेट में क्रिएट किया है, जिससे कि आप कम से कम टाइम में चीज़ों को रिवाइज कर सके और रिकॉल कर सके। तो अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हो तो इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी कमेंट सेक्शन में। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से इसे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अभी हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि लोकपाल और लोकायुक्त के ग्लोबल सिनेरियोज क्या है और इसका ओरिजिन क्या है। ठीक है, अब आपने एक कीवर्ड बहुत बार पढ़ा होगा, उसे हम कहते हैं वेलफेयर स्टेट। अब इसका मतलब क्या होता है? मतलब ये हुआ कि यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल ज़्यादा हो जाता है। मतलब ये कि जब हम मॉडर्न डेमोक्रेसीज की बात करते हैं, तब मॉडर्न डेमोक्रेसीज में यहाँ पे फोकस होता है लोगों के ऊपर। ठीक है, फोकस ऑन द पीपल्स वेलफेयर, लोगों का वेलफेयर हो जाए। अब इसीलिए जो हमारी गवर्नमेंट होती है ऐसे डेमोक्रेसीज में, वो ज़्यादा काम करती है जिससे कि लोगों का भला हो सके। पर्टिकुलरली जब हम सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करती है, तब ये दो चीज़ें इनकी प्रायोरिटी होती है। ओके, और इसी चीज़ को हम कहते हैं एक वेलफेयर स्टेट होना। तो अगर कोई डेमोक्रेसी, कोई कंट्री ये सारी चीज़ें कर रही है, वहाँ की गवर्नमेंट ये सारी चीज़ें कर रही है, मतलब कि वो एक वेलफेयर स्टेट है, जैसे हमारा इंडिया। अब देखिए, जैसे ही गवर्नमेंट की ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगी, अब उससे क्या होगा? उससे काम बढ़ जाएगा। तो मतलब कि जो ब्यूरोक्रेसी है हमारी कंट्री में, उसमें राइज आएगा। इतना तो आप समझते हो। मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट अपना काम ज़्यादा करेगी और इसीलिए उन्हें ज़्यादा ऑफिशियल्स की ज़रूरत पड़ेगी, प्रोसीजर इंक्रीज हो जाएगी। मतलब ये, अगर ये चीज़ हो रही है तो पावर और डिस्क्रिशन जो सिविल सर्वेंट्स की होती है वो भी बढ़ जाएगी। हाँ, ये भी ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, दे कैन टेक मेनी डिसीजंस देमसेल्व्स। ओके फाइन। अब अगर ये चीज़ें होती है तो क्या आपको नहीं लगता कि इस वजह से मिसयूज हो सकता है पावर का? अब मिसयूज में कौन सी चीज़ें आती है? जैसे कि हमारा करप्शन, या फिर हरासमेंट, राइट, या फिर बैड एडमिनिस्ट्रेशन, जो बिल्कुल अच्छा नहीं है हमारे कंट्री के लिए। अब करप्शन में ये सारी चीज़ें आ गई, करप्शन, हरासमेंट, बैड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा। अब इस वजह से क्या होता है, जो लोग हैं उनका ग्रीवांसेस बढ़ जाता है। मतलब कि लोगों की या फिर सिटीजन्स की कंप्लेंट्स बढ़ जाती है। हम ज़्यादा प्रॉपर यूज वर्ड करेंगे यहाँ पे, इसे हम कहेंगे ग्रीवांसेस, यानी कि कंप्लेंट्स बढ़ गई। किसके अगेंस्ट बढ़ गई? ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट बढ़ गई है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं सेफली कि अगर डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल होना है तो वो तभी हो सकती है जब सिटीजन्स की जो ग्रीवांसेस है, उनकी कंप्लेंट्स है, वो सॉल्व हो सके। क्यों? क्योंकि देखो, डेमोक्रेसी है, डेवलपमेंट करनी है हमें प्रॉपरली लोगों की, तो लोगों की कंप्लेंट को सुनना और उन कंप्लेंट को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इसीलिए यहाँ पे ग्लोबल ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम का जन्म हुआ था। ओके, अब यहाँ पे कीवर्ड देखिए, मैंने ऐड कौन सा किया है, ग्लोबल ग्रीवांसेस। ठीक है, ग्रीवांस, एक मिनट, ग्रीवांसेस और या फिर ग्रीवांस रिड्रेस सिस्टम, यानी कि कंप्लेंट्स का सॉल्यूशन निकालने वाली सिस्टम, अगर बहुत ही सिंपल टर्म्स में बताऊं। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती है ये देख लीजिए। जैसे कि पहली चीज़ हम ये कह सकते हैं कि एक होता है ओम्बुड्समैन सिस्टम। ठीक है, दूसरी यहाँ पे आती है एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट की सिस्टम, और तीसरा यहाँ पे आता है प्रोक्यूरेटर सिस्टम। ओके, अब ये क्या है ये समझते हैं वन बाय वन। ओके, अब देखो, जो भी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई ना, ये सारी की सारी यहाँ पे कीवर्ड्स के टर्म में डायग्राम्स में दी हुई है। ठीक है, यहाँ से आप इसे रिवाइज कर सकते हो और रिकॉल कर सकते हो। अब हम यहाँ पे जो कीवर्ड्स मैंने आपको बताए वो समझते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ओम्बुड्समैन से। इसका मतलब क्या होता है? ये बहुत पुरानी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली इंस्टीट्यूशन है। तो अगर शॉर्ट में आपको कीवर्ड में इसे डिस्क्राइब करना हो तो ऐसे बोल सकते हो, इट इज़ एन ओल्डेस्ट ग्रीवेंस इंस्टीट्यूशन।
अब इसकी शुरुआत हुई थी हमारी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो है वहाँ पे, यानी कि जैसे स्वीडन, फिनलैंड वगैरह कंट्रीज है वो सारी। अब यहाँ पे एक एक्सपर्ट थे, इनका नाम था डोनाल्ड सी रॉबर्ट, और इन्होंने ये कहा था कि अगर आपको लोगों की, जो कॉमन लोग होते हैं हमारे, उनकी कंप्लेंट्स को सुनना है, स्पेशली जो अनफेयर एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट है, तो ऐसी सिस्टम एग्जिस्ट करनी चाहिए, राइट। और इसी से ही फिर यहाँ पे शुरुआत हो जाती है कि हाँ ठीक है, ग्रीवेंस रिड्रेसल वाली हम सिस्टम लाना चाहिए हमें। अब देखो ओरिजिन इसका होता है स्वीडन में, 1809 में हो रहा है। देखो कितना पुराना टाइम है, 1809 में ये चीज़ आ रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो ओम्बुड्समैन है उसमें आप ये कीवर्ड देखना, ओम्बुड, इसका मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव, या फिर आप एक ये कह सकते हो कि कोई स्पोक्स पर्सन है या फिर स्पोक्समैन है। अब रॉबर्ट ने ये कहा था कि ओम्बुड्समैन मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई व्यक्ति जो कि लेजिस्लेचर अपॉइंटेड ऑफिसर है और ये हैंडल करते हैं ऐसी कंप्लेंट्स जो कि है अगेंस्ट पहले तो एडमिनिस्ट्रेशन और प्लस जो जुडिशियल एक्शंस होते हैं वो सारे, तो ये अपॉइंट किए गए हैं लेजिस्लेचर के द्वारा और डील करते हैं ये अब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डज दिस स्वीडन ओम्बुड्समैन जो है यहाँ पे ये डील किस सारी चीज़ों से कर रहा है। जैसे कि आपको अभी बताया मैंने, अब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन यानी कि अपनी पावर का मिसयूज करना, मैल एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कि क्या, इनएफिशिएंसी आ जाती है उससे, करप्शन तो है ही, नेपोटिज्म भी है, मतलब कि नेपोटिज्म को अगर शॉर्ट में बताओ तो अपनी रिलेटिव्स को या फिर जान पहचान के जो लोग होते हैं उनको फेवर करना, ओके, वो नेपोटिज्म। तो ये सारी चीज़ें, और रूड बिहेवियर तो है ही। तो ये आ गई। तो अगर ऐसी कोई चीज़ें हो रही है तो हम यहाँ पे ओम्बुड्समैन यहाँ पे इसका ख्याल रखेंगे, ठीक है। अब अगर नेचर और पावर की बात करूँ तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है उस टाइम में, अभी जो बता रही हूँ सिस्टम उसके बारे में बताती हूँ। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, ये चेक करेगी कि जो ऑफिशियल है ये प्रॉपरली फॉलो को, जो लॉ है उसे प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। जितने भी ऑफिशियल्स हो, सिविल में भी, इसके साथ साथ जुडिशियल और जो मिलिट्री के होते हैं वो भी ऑफिशियल्स यहाँ पे कवर हो जाते थे, और ये इंश्योर करते थे लीगैलिटी, इम्पार्शलिटी और ऑब्जेक्टिविटी। लिमिट्स यही थी कि वो डिसीजंस जो भी होते उसे कैंसिल नहीं कर पाते थे, कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं हुआ करता था और एडमिनिस्ट्रेशन और द कोर्ट्स। अब यहाँ पे ओम्बुड्समैन काम कैसे करते थे, तो जो भी सिटीजन की कंप्लेंट आती है उसके ऊपर आप एक्शन लेंगे, इसके साथ साथ यहाँ पे अपने आप से भी एक्शन ले सकते हैं। तो सुओ मोटो ऑन इट्स ओन भी अगर इनको लगता है तो एक्शन लेंगे, प्रोसिक्यूट करेंगे ऑफिशियल्स को, इवन जो जजेस इन्वॉल्व है जजेस को भी, समझ में आया। पर दे कुडंट और दे कैन नॉट पनिश, ओनली रिपोर्ट टू द हायर अथॉरिटी, ओके। तो पनिश करने की अथॉरिटी नहीं है, पर यहाँ पे ये रिपोर्ट करते हैं जो भी कंट्री में हाईएस्ट अथॉरिटी है उनके पास, ओके। तो बहुत सारी कंट्री में फिर ये जो कंसेप्ट था ये बहुत अच्छा लगा, स्प्रेड हुआ, स्वीडन से यहाँ पे बाकी की कंट्रीज़ में गया, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, न्यूजीलैंड में, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में और इंडिया में भी। अब इंडिया में, अब ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों बताई, क्योंकि इंडिया में भी ये चीज़ आई है, और इंडिया में ये किस फॉर्म में है ये हम देखते हैं। पूरी सिस्टम जो अभी देखी ये लोकपाल या फिर जो लोकायुक्त है उसके फॉर्म में हमें ये हमारी कंट्री में दिखती है, ओके। इम्पोर्टेंस ये है, रॉबर्ट ने बोला था कि ये सेफगार्ड करेगा अगेंस्ट द टायरनी ऑफ द ऑफिशियल्स, अपनी मन मर्जी से जो ये जो चीज़ें करते हैं ना ऑफिशियल्स, उनके अगेंस्ट यहाँ पे हमें प्रोटेक्शन मिल गया है जो सिटीजन्स है उनको, ठीक है। तो ये एक इंस्टीट्यूशनलाइज पब्लिक कॉन्शियस है, ऐसा भी आप कह सकते हो, ये कैडन ने बोला था बाय द वे, ठीक है। तो अगर आप कहीं पे मेंशन करना चाहते हो लिख के तो कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी ही है। यहाँ पे तो एडमिनिस्ट्रेटिव कोड भी है फ्रांस की अगर बात करूँ तो, मतलब ये एडमिनिस्ट्रेटिव कोड क्या होता है, सिस्टम ऐसी ही, मतलब सिमिलर ही सिस्टम है जहाँ पे आप ग्रीवेंस देखते हो, लोगों की कंप्लेंट्स वगैरह को सुनते हो। ये फ्रांस में स्टार्ट हुआ था, फिर बाकी की कंट्रीज़ में भी यहाँ पे लोग, मतलब बाकी की कंट्रीज़ को अच्छा लगा तो वहाँ पे भी स्प्रेड हुआ था, ठीक है। और जो मैंने आपको ऊपर कीवर्ड यूज़ किया था प्रोक्यूरेटर सिस्टम, ये सोशलिस्ट कंट्री में देखी जाती है, जैसे कि हमारा यूएसएसआर है, ये देखिए ये कीवर्ड
हमने ऊपर देखा था। तो यूएसएसआर और चाइना जैसी ये कंट्रीज़ है। तो सोशलिस्ट कंट्रीज़ का अगर कोई नेचर आपको दिख रहा है वहाँ पे ये दिखता है। ज़्यादा टेक्निकल होके बहुत डिटेल में हमें नहीं जाना है, बस एक जनरल आइडिया आपको होना चाहिए जिससे कि आप क्वेश्चन से। अब आप लोगों को पता है कि हमारी कंट्री में, इंडिया में बहुत सारे ऑलरेडी लॉज और इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं जो करप्शन या फिर जो ग्रीवेंस रिड्रेसल है उसके ऊपर काम करते हैं। इसमें पुराने लॉज, सर्विस रूल्स, विजिलेंस बॉडीज़, कोर्ट्स और ग्रीवेंस सिस्टम आ जाती है। अब उसमें से कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। पर्टिकुलरली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लीगल फ्रेमवर्क्स की जो हमारी कंट्री में एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले यहाँ पे आता है हमारा पब्लिक सर्वेंट इंक्वायरीज एक्ट, जो कि बहुत पुराना है, 1850 का है। ओके, ये इंक्वायरी अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट्स देखता है। इसके साथ यहाँ पे आपने इंडियन पीनल कोड के बारे में पढ़ा होगा। अब ये तो वैसे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसे रिप्लेस किया गया था भारतीय न्याय संहिता के द्वारा। 2023 की बात है ये। ओके, तो प्लीज़ ये एक बात आप याद रखना। इसके साथ यहाँ पे आता है हमारा स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, जो कि है 1941 का। बात करता है एंटी करप्शन की, ठीक है। ये मतलब आप शॉर्ट में अगर बोलो तो एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेशन बॉडी है। फिर यहाँ पे हमारा DSPE आता है, ये तो हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में, जिसे हम कहते हैं दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, जो कि है हमारा 1946 का। लीगल बेस है ये CBI का। फिर बात आती है यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की, जो कि आता है 1988 का। एम फिर से इनका एंटी करप्शन लॉ के ऊपर होता है। आपने बेनामी ट्रांजैक्शन के बारे में पढ़ा होगा। अब ये बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट हुआ करता था जो बैन करता था प्रॉपर्टी इन द फेक नेम्स। फिर बात आती है यहाँ पे कमीशन ऑफ द इंक्वायरी एक्ट्स की 1952 की, जो इंक्वायरी करते हैं अगेंस्ट द पॉलिटिकल लीडर्स या फिर जो एमिनेंट इंडिविजुअल्स होते हैं हमारी कंट्री में उनके अगेंस्ट, राइट। अब ये तो सारे पुराने लॉज हो गए। अब इसके साथ साथ कुछ सर्विस रूल्स के रिलेटेड चीज़ें हैं, यानी कि कंट्रोल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। इन शॉर्ट इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? कंट्रोल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, मतलब ये कि आप मेंटेन कीजिए डिसिप्लिन, ठीक है, डिसिप्लिन प्लस बिहेवियर प्लस अकाउंटेबिलिटी। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमारा आता है ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल। अब ये 1968 का है। फिर आता है ऑल इंडिया सर्विस डिसिप्लिन एंड अपील रूल, ओके, जो कि है हमारा 1969 का। फिर सिविल सर्विसेज सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल जो है 1964 का। फिर यहाँ पे है हमारा सेंट्रल सिविल सर्विसेज क्लैरिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील, ये 1965 का। और यहाँ पे रेलवे कंडक्ट रूल्स के लिए रेलवे सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1966। अब ये क्या हो गए? सर्विस रूल्स हो गए। अब इसके साथ साथ यहाँ पे विजिलेंट सिस्टम है, उसके कुछ कंपोनेंट्स देख लेते हैं, या फिर आप ये कह सकते हो विजिलेंस प्लस एंटी करप्शन मशीनरी क्या है हमारी कंट्री में। यहाँ पे सबसे पहले कुछ इंटरनल मॉनिटरिंग सिस्टम्स है जो हमारी गवर्नमेंट में एग्जिस्ट करती है। विजिलेंस यूनिट्स होते हैं मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स में, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरनल विजिलेंस यूनिट्स। कब, कहाँ पे? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जो यहाँ पे काम करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल CBI हमने देखा था, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, 1963 ईयर आपको याद रखना है। फिर हमारा CVC भी देखा था हमने, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जो कि है 1964 का। फिर यहाँ पे हमने स्टेट विजिलेंस कमीशन देखा था, आपको ईयर याद है 1964, सही बात है। फिर यहाँ पे स्टेट, ये देखिए स्टेट ACB मतलब क्या? स्टेट एंटी करप्शन ब्यूरोज। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं लोकपाल, जो कि है सेंटर में, बाय द वे लोकपाल यहाँ पे सेंटर में आ जाता है। और लोकायुक्त हम देखने वाले हैं अभी, जो कि आता है हमारे स्टेट्स में, ठीक है। फिर यहाँ पे डिविजनल विजिलेंस बोर्ड्स है और डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस ऑफिसर्स है। तो एक ढांचा आपको समझ में आ गया है मोटे मोटे तौर पे, जिसे हम कहेंगे विजिलेंस सिस्टम कंपोनेंट्स। हमारी कंट्री में जो ग्रीवेंस रिड्रेसल बॉडीज देख लेते हैं जो हमारी कंट्री में एग्जिस्ट करती है। अब इनका काम क्या है? ये प्रोटेक्ट करेंगे हमारी कंट्री के सिटीजन्स को, इसके साथ साथ जो कंज्यूमर्स है उनको, प्लस जो वीकर सेक्शन एग्जिस्ट करता है हमारी कंट्री का उनको, ये इनकी प्रायोरिटी हो जाती है। सबसे पहले अगर कंज्यूमर कमीशंस की बात करूं तो यहाँ पे हमने नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखा था। फॉर एग्जांपल हमारा नेशनल कमीशन फॉर
शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, राइट। फिर हमने बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी देखा था, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस और नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, और इनके इंडिविजुअल चैप्टर्स भी हमने अच्छे से पढ़े थे, तो ये यहाँ पे आ जाता है। इसके साथ साथ अगर जुडिशरी की बात करूँ तो जुडिशियल प्लस क्वाज़ाई जुडिशियल सिस्टम भी एग्जिस्ट करती है, जैसे कि हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स जो प्रोटेक्ट करते हैं हमारी राइट्स को और करप्शन को भी कंट्रोल करने का काम करते हैं। प्लस यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स भी आ जाते हैं। अब यहाँ पे जब मैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात कर रही हूँ तो ये हो गई जुडिशियल सिस्टम। क्वाज़ाई जुडिशियल सिस्टम के लिए मैंने आपको यहाँ पे बताया जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स है, जो सर्विस मैटर्स के बारे में देखते हैं, तो ये बॉडीज़। फिर यहाँ पे बात होती है ग्रीवेंस एडमिनिस्ट्रेशन की या फिर पब्लिक ग्रीवेंस एडमिनिस्ट्रेशन की। फर्स्ट सबसे पहले एग्जाम्पल के लिए अगर बताऊँ तो डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस, जो कि बात करता है 1988 की, जो कंप्लेंट्स को हैंडल करता है। फिर यहाँ पे हमारा पार्लियामेंट और उनकी कमिटीज़ आ गई जो गवर्नमेंट को ओवरसाइट करती रहती है। फिर डिपार्टमेंट यहाँ पे आ गया, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और पब्लिक ग्रीवेंसेस, ये भी रिफॉर्म फॉर ग्रीवेंसेस के रिलेटेड चीज़ें देखते हैं। यहाँ पे हमारी सेंट्रलाइज, ये देखिए शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, सेंट्रल पब्लिक ग्रीवेंसेस रिड्रेसल एंड मॉनिटरी सिस्टम, ये 2007 की है। ये ऑनलाइन कंप्लेंट्स की मैकेनिज्म को देखता है, ठीक है। तो CP ग्राम्स ऐसे आप यहाँ पे याद रख सकते हो। अब नेक्स्ट यहाँ पे है कुछ स्पेशल या फिर स्पेशल इनिशिएटिव्स कह सकते हो, आपके पेपर में भी कहीं पे लिख सकते हो। यहाँ पे फाइल टू फील्ड नाम का एक चीज़ है जो कि केरला से है, ठीक है। यहाँ पे जो ऑफिसर्स होते हैं वो विलेज में जाते हैं, विलेजर्स के जो लोग हैं उनकी कंप्लेंट्स सुनते हैं और उन कंप्लेंट्स के ऊपर एक्शन लेते हैं। बहुत ही अच्छा मॉडल हो गया। इसके साथ साथ हमने यहाँ पे विसल ब्लोअर्स के प्रोटेक्शन का एक्ट पढ़ा था 2014 का, आपको याद होगा। सो विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2014 जो प्रोटेक्ट करता है ऐसे लोगों को जो कि करप्शन को एक्सपोज करते हैं, सिस्टम में रहे बारे में पढ़ते हैं, ओके। अगर मैं ओरिजिन की बात करूँ लोकपाल के आइडिया की, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ARC यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन आया था 1966 से लेके 1970 की बात है ये, ओके। इन्होंने सजेस्ट की कि यहाँ पे हमें 2 बॉडीज़ को क्रिएट करना चाहिए। सबसे पहली बॉडी है हमारी लोकपाल और दूसरी बॉडी यहाँ पे आती है लोकायुक्त। पर्पज़ यही है कि हमें हमारी कंट्री में जो सिटीजन्स हैं उनकी कंप्लेंट्स को यानी कि ग्रीवांसेस को एड्रेस करना है। स्पेशली जब हम करप्शन की बात करते हैं, इनजस्टिस की बात करते हैं, या फिर अगर कोई इंडिविजुअल जो पावर में है और अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कवर होनी चाहिए। और इसीलिए हम ये सिस्टम क्रिएट करेंगे और ये बेस्ड होगी ऑन ओम्बुड्समैन। अब ये ओम्बुड्समैन का हमने स्टार्टिंग में ही कंसेप्ट देख लिया था जो कि स्कैंडिनेवियन कंट्री से आता है। प्लस यहाँ पे इन्होंने ऐड किया पार्लियामेंट्री कमिश्नर को। अब ये न्यूजीलैंड से आइडिया को लाया गया है, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री कमिश्नर क्या होते हैं ये बताती हूँ, लेकिन बस इतना याद रखिए कि पार्लियामेंट्री कमिश्नर की अगर बात करूँ तो ये आइडिया हमने न्यूजीलैंड से लाया है, ओके। अब हम लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनके जूरिसडिक्शन के बारे में। मतलब जूरिसडिक्शन मतलब क्या, हु दे डील विथ, उनका काम करने का दायरा क्या है। अगर लोकपाल की यहाँ पे बात करूँ तो ये कंप्लेंट सुनते हैं अगेंस्ट मिनिस्टर्स प्लस सेक्रेटरीज। अब यहाँ पे सेंटर और स्टेट दोनों भी आ जाते हैं। तो कंप्लेंट्स किसके अगेंस्ट है, मिनिस्टर्स के अगेंस्ट है और सेक्रेटरीज के अगेंस्ट है। फिर यहाँ पे जो लोकायुक्त है वहाँ पे कंप्लेंट्स सुनी जाती है अगेंस्ट अदर हायर ऑफिशियल्स। तो अदर हायर ऑफिशियल्स ये भी कीवर्ड आप याद रख सकते हो। अब यहाँ पे जुडिशरी एक्सक्लूड की गई है। जैसे अब ये जो जुडिशरी को एक्सक्लूड करने की बात है ये हमें न्यूजीलैंड में दिखता है फिनोमेना, वो यहाँ पे हमने अडॉप्ट किया है। इसके साथ साथ जो स्वीडन की जुडिशरी की बात करूँ तो वहाँ पे ओम्बुड्समैन इंक्लूड होते हैं। मतलब वहाँ पे हमने ऊपर भी देखा था ओम्बुड्समैन में हम जुडिशरी को भी इंक्लूड करते हैं। हमारी कंट्री में तो ऐसा नहीं है, स्वीडन में लेकिन ऐसा होता है। अब अगर मैं अपॉइंटमेंट की बात करूँ लोकपाल के, तो ARC ने ये सजेस्ट किया था कि इनका अपॉइंटमेंट हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट के द्वारा होना चाहिए और ये अपने मन से यहाँ पे काम नहीं करेंगे। यहाँ पे ऑनरेबल प्रेसिडेंट कंसल्टेशन लेंगे। कंसल्टेशन किससे लिया जा रहा है, यहाँ पे आप कंसल्टेशन लीजिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, फिर स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है उनसे, और राज्यसभा के जो चेयरपर्सन है उनसे। अब ये क्या है, ये हमारे ARC ने सजेस्ट किए हुए
अब हम फीचर्स देखते हैं लोकायुक्त और लोकपाल का, जो कि रिकमेंड किया गया था हमारी एआरसी के द्वारा, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के द्वारा। सबसे पहले इनका ये कहना था कि लोकपाल और लोकायुक्त ये एक इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल बॉडी होनी चाहिए। इनको अगर काम करना है तो ये कंफर्टेबल हो, जिससे कि प्राइवेट और इनफॉर्मल तरह से काम कर सके। सो प्रोसीडिंग्स आर कॉन्फिडेंशियल एंड लेस रिजिड। प्लस अगर मैं अपॉइंटमेंट की बात करूं तो इट विल बी नॉन पॉलिटिकल, और इनका जो स्टेटस है ये इक्वल होना चाहिए टू दैट ऑफ द टॉप जुडिशियल अथॉरिटीज़ जो हमारी कंट्री में एग्जिस्ट करती है। इसके साथ साथ ये डिस्क्रिशनरी मैटर से भी डील करेंगे। अब डिस्क्रिशनरी मैटर्स में कौन सी चीज़ें आ जाती है? फॉर एग्जाम्पल इनजस्टिस, करप्शन, फेवरेटिज्म या फिर नेपोटिज्म। इसके साथ साथ कोई जुडिशियल इंटरफेरेंस नहीं होगा जब ये अपनी प्रोसीडिंग्स करेंगे। इनके पास मैक्सिमम पावर होगी अगर इन्हें कोई इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर। और लास्ट पॉइंट में नो बेनिफिट फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, मतलब क्या? द एआरसी डज नॉट रिसीव बेनिफिट फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव ब्रांच। ओके, अब ये सारे एआरसी के रिकमेंडेशंस हमने देखे। गवर्नमेंट ने एआरसी के रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया, पर जो लॉ को लाने के लिए बहुत टाइम लग गया। ठीक है, कम से कम 10 अटेम्प्ट्स लगे यहाँ पे लोकपाल बिल को पास करने के लिए। ठीक है, तो स्टोरी के फॉर्मेट में समझाती हूँ मैं आपको बहुत जल्दी, जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1968 की बात है और इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी। 1970 में भी इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी। फिर यहाँ पे 1977 में भी कोशिश की गई मोनार्जी देसाई जी के द्वारा। फिर यहाँ पे 1985 में हमारे राजीव गांधी जी के द्वारा कोशिश की गई। 1989 में भी अटेम्प्ट हुआ, जहाँ पे वीपी सिंह गवर्नमेंट ने लाने की कोशिश की। 1966 में यहाँ पे आपकी देवगौड़ा की गवर्नमेंट दी जाएगी। 1998 और 1998 में तो वैसे वाजपेयी जी थे। ठीक है, हमारे वाजपेयी जी, और 2011 में आपको पता है मनमोहन सिंह जी थे। और देखो 2011 में मनमोहन सिंह जी थे, और फिर फाइनली यहाँ पे लोकपाल एक्ट आ जाता है 2013 में। तो बस इतना याद रखना कि हाँ, बहुत सारी गवर्नमेंट यहाँ पे आई बीच में और उन्होंने बहुत कोशिश की लाने की, लेकिन कुछ ना कुछ हो जाता था और यहाँ पे नहीं ला पाई ये। तो फाइनली फिर 2013 में यहाँ पे लोकपाल एक्ट आ जाता है। ओके, तो फाइनली ये पास हो जाता है। तो अगर शॉर्ट में बताऊँ कि वाई डिले हैपन, तो जो पहले 4 की अगर बात करूँ यहाँ पे 1 2 3 4, तो ये लैप्स हो गया था। ओके, कहाँ पे लैप्स हो गया था? हमारे लोकसभा में, क्योंकि लोकसभा हमारी डिसॉल्व हो गई थी इस टाइम पे। जब 5th टाइम की अगर यहाँ पे बात करूँ तो ये विड्रॉ कर दिया था। 6th और 7th के बारे में बात करूँ तो फिर से ये लैप्स हो गया था। हमारी जो लोकसभा थी उस टाइम की ये डिसॉल्व हो गई थी। 2001 और 2004 की अगर बात करूँ यहाँ पे इस टाइम के ड्यूरेशन में, तो यहाँ पे भी लैप्स हो गया था। लोकसभा डिसॉल्व हो गई थी, 2004 की बात है। ठीक है, तो लोकपाल अगर डिसॉल्व हो जाए तो सॉरी लोकसभा अगर डिसॉल्व हो जाए तो प्रॉब्लम आएगी, राइट? तो तब ये हो गया था। फिर 9th यहाँ पे 2011 में भी अटेम्प्ट किया गया था, यहाँ पे विड्रॉ कर दिया था इस चीज़ को। ठीक है, सो इट वाज विड्रॉन। तो फाइनली 10th बिल आता है और फिर यहाँ पे हमारा लोकपाल और लोकायुक्त बन जाता है 2013 में। इतना भी अगर आप याद रखो तो भी बहुत है। ओके, अब फीचर्स पढ़ लेते हैं हमारे लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट की। ओके, अब हम लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट के फीचर्स देख लेते हैं। ठीक है, ये एक्ट है 2013 का। अगर बेसिक आइडिया यहाँ पे बताऊँ तो हमारा लोकपाल प्लस लोकायुक्त एक्ट 2030 क्रिएट करता है हमारे लोकपाल को। सबसे पहले लोकपाल यहाँ पे कहाँ पे है? लोकपाल यहाँ पे आ जाता है हमारी सेंटर में। प्लस लोकायुक्त की अगर बात करूँ तो ये यहाँ पे आ जाता है स्टेट्स में। गोल क्या है? हमें एक यूनिफॉर्म एंटी करप्शन या फिर विजिलेंस सिस्टम क्रिएट करनी है कंट्री में। प्लस लोकपाल यहाँ पे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, जो बाकी की मिनिस्टर्स होते हैं वो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और बाकी के जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं ए से लेके डी तक, ठीक है, कोई भी हो, इन सबको कवर करता है। तो अगर किसी स्टेटमेंट में पूछे तो गलती नहीं करनी है। अगर कंपोजिशन की यहाँ पे बात करूँ तो लोकपाल में एक हमारे चेयरपर्सन होंगे, प्लस यहाँ पे मैक्सिमम 8 मेंबर्स तो होती ही है। तो यहाँ पे एक कंडीशन है, लेकिन 50% जो है यहाँ पे मेंबर्स ये जुडिशियल मेंबर्स होने चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पे सोशल रिप्रेजेंटेशन भी दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे जो 50% मेंबर्स होते हैं बाकी के, ये डाइवर्स होते हैं, जैसे कि SC,
कैंडिडेट या फिर एसटी कैंडिडेट्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस से या फिर माइनॉरिटीज से और वीमेन का भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे रखा जाता है। प्लस अगर सिलेक्शन कमिटी की बात करूँ यहाँ पे, तो सिलेक्शन कमिटी मतलब क्या, जो हमने ऊपर चेयरपर्सन और बाकी के 8 मेंबर्स देखे हैं, तो इनका यहाँ पे सिलेक्शन कौन कर रहा है, तो एक कमिटी करती है, उसे हम कहते हैं सिलेक्शन कमिटी। अब उस सिलेक्शन कमिटी में कुछ लोग हैं, जैसे कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा के स्पीकर, लीडर ऑफ अपोजिशन, फिर हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सुप्रीम कोर्ट के जो जज है जो नॉमिनेट किए गए हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, और एक एमिनेंट जूरिस्ट। एमिनेंट जूरिस्ट यहाँ पे नॉमिनेट किया जाता है हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये यहाँ पे मोटे मोटे तौर पे सिलेक्शन कमेटी होती है। अब इसके साथ यहाँ पे सर्च कमेटी होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है या फिर हेल्प करती है हमारी सिलेक्शन कमेटी को बाकी की जो ये 50% डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बताया था, SC ST OBC माइनॉरिटीज़ और वीमेन का, उनको ढूंढने के लिए। तो ये हो गई इनकी सर्च कमेटी। प्लस यहाँ पे हमें अभी देखा था कि प्राइम मिनिस्टर लोकपाल के अंडर आते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर इंक्लूडेड विथ सम एक्सक्लूजन प्लस कुछ स्पेशल कंप्लेंट प्रोसेसेस। इसके साथ साथ जो हमारे पब्लिक सर्वेंट्स है ग्रुप A B के और ग्रुप CD के, ये दोनों भी कवर हो जाते हैं। अगर मैं बात करूँ ग्रुप B और A की, तो यहाँ पे लोकपाल कंप्लेंट्स को CVC को भेजता है, ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को, और प्राइमरी इंक्वायरी यहाँ पे की जाती है और फिर ये रिपोर्ट बैक करते हैं लोकपाल को। ग्रुप C और D की अगर बात करूँ तो ये भी हैंडल किया जाता है CVC के द्वारा ही अंडर इट्स पावर्स, पर यहाँ पे लोकपाल चीज़ों को रिव्यू करता है। अब हमारे लोकपाल का यहाँ पे कुछ पावर्स हैं, ठीक है, जैसे कि डायरेक्शन देना और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, यहाँ पे हमारी CBI कवर हो जाती है। तो कुछ केसेस में यहाँ पे इनको डायरेक्शन दी जाती है लोकपाल के द्वारा। इसके साथ साथ आपने सुना है CBI के डायरेक्टर के बारे में, राइट? तो इनका सिलेक्शन किया जाता है एक हाई पावर्ड कमेटी के द्वारा। अब ये जो हाई पावर्ड कमेटी होती है ये यहाँ पे चेयर की जाती है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। अब यही यहाँ पे रिकमेंडेशन देती है कि CBI के डायरेक्टर कौन होने चाहिए। इसमें कुछ बाकी की चीज़ें भी कवर हो जाती है, जैसे कि प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्टिकेट करना, यानी कि प्रॉपर्टी गेन्ड बाय द करप्शन, तो ये अटैच की जा सकती है ड्यूरिंग प्रोसिक्यूशन। प्लस यहाँ पे टाइम लिमिट दिया गया है, ये देखिए टाइमलाइंस में यहाँ पे प्राइमरी इंक्वायरी आपकी 3 मंथ्स के अंडर होनी चाहिए। प्लस अगर इन्वेस्टिगेशन की बात करूँ तो 6 महीने का यहाँ पे टाइम पीरियड दिया है, और ट्रायल के लिए इनको यहाँ पे 1 साल का टाइम दिया गया है। स्पेशल कोर्ट्स यहाँ पे रखे जाते हैं जिससे कि स्पीडी काम हो सके, जल्दी से जल्दी काम हो सके। अगर पनिशमेंट की बात करूँ तो ये इंक्रीज हो गई है, ठीक है, बढ़ गई है। और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट आपने सुना है, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था। तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंडर यहाँ पे पनिशमेंट को बढ़ाया गया है, जैसे कि मैक्सिमम पनिशमेंट अब यहाँ पे 10 साल की हो गई है, पहले 7 साल हुआ करती थी। फिर मिनिमम पनिशमेंट यहाँ पे 3 साल की कर दी है। अब सेक्शंस वगैरह इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। और जो अटेम्प्ट्स है इट इज़ ऑफ 2 years, ठीक है, अंडर सेक्शन 15। तो मोटे मोटे तौर पे ये आप याद रखो कि हाँ यहाँ पे जो पनिशमेंट थी वो बढ़ गई है। फिर अगर प्रोटेक्शन की बात करूँ फॉर द ऑनेस्ट ऑफिसर, देखो जो गलत काम कर रहे हैं उनको तो हम सज़ा दे रहे हैं, लेकिन हम इंश्योर करेंगे जो इनोसेंट ऑनेस्ट ऑफिसर्स है उनको कुछ ना हो, तो उनको प्रोटेक्शन करना, उनका प्रोटेक्शन करना भी ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे ये सेफगार्ड प्रोवाइड करते हैं ऑनेस्ट पब्लिक सर्वेंट का प्रोटेक्शन करने के लिए। प्लस सैंक्शंस फॉर प्रोसिक्यूशन भी यहाँ पे कवर हो जाता है, जैसे कि लोकपाल ग्रांट करते हैं प्रोसिक्यूशन सैंक्शन इंस्टेड ऑफ दैट ऑफ द गवर्नमेंट। प्लस यहाँ पे CBI को स्ट्रेंथन किया गया है, इनको स्ट्रॉन्ग किया गया है, जैसे कि यहाँ पे जो डायरेक्टोरेट है प्रोसिक्यूशन के लिए ये CBI के डायरेक्शन के अंडर आता है। जो डायरेक्टर होते हैं प्रोसिक्यूशन के लिए ये अपॉइंट की जाते हैं CVC के द्वारा, मतलब CVC यहाँ पे रिकमेंडेशन देते हैं और उनके यहाँ से ही यहाँ पे इनको लाया जाता है। फिर जो CBI का पैनल है वो एडवोकेट से भरा हुआ होता है, और ये जो पैनल है ये लोकपाल के कंसेंट से आता है। अगर ट्रांसफ़र करना है CBI ऑफिसर्स को लोकपाल केसेस में, तो लोकपाल का यहाँ पे अप्रूवल लेना ज़रूरी हो जाता है। तो एडिक्वेट फंड्स यहाँ पे CBI को दी जाती है अगर लोकपाल के कुछ केसेस देखने हैं तो वो इंटरनल चीज़ें यहाँ पे है। ओके, यहाँ पे FCRA की जो एंटिटीज़ है वो कवर्ड है, यानी कि जो एंटिटीज़ रिसीव करती है फॉरेन डोनेशन, ठीक है।
तो लेट्स से कि इसका जो फॉरेन डोनेशन है ये 10 लाख के ऊपर है, तो ये लोकपाल के अंडर आ जाता है। ओके, और अगर आपको लोकायुक्त यहाँ पे लाने हैं तो लोकायुक्त में ये याद रखना कि स्टेट्स के पास ये मस्ट होता है, स्टेट्स के लिए ये मस्ट होता है कि वो क्रिएट करे लोकायुक्त को विद इन 365 डेज। पर स्टेट्स डिज़ाइन कर सकते हैं इन्हें अपनी मर्जी से। तो थोड़ा सा जो सिस्टम है ये लोकायुक्त के बारे में अगर बात करूँ तो स्टेट को जिस तरह से चाहिए उस तरह से यहाँ पे वो लाते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम ड्रॉबैक देख लेते हैं लोकपाल एक्ट में कौन से हैं। सबसे बड़ा यहाँ पे ड्रॉबैक ये है, देयर इज नो सू मोटो पावर। मतलब ये कि लोकपाल यहाँ पे खुद से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं करते हैं, इनको वेट करना होता है फॉर्मल कंप्लेंट रिसीव करने के लिए। इसके साथ साथ यहाँ पे फोकस किया जाता है, यहाँ पे देखिए ये कीवर्ड आप यूज़ कर सकते हो, फोकस ऑन अ फॉर्म नॉट सब्सटेंस। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ ज़्यादा फोकस आप इस चीज़ के ऊपर दे रहे हो कि कंप्लेंट को किस तरह से आप फाइल कर रहे हो, उस कंप्लेंट का फॉर्मेट क्या है, किस तरह से प्रोसीजर है, रादर दैन द सीरियसनेस ऑफ द इश्यूज। इसे हम कहते हैं फोकस ऑन फॉर्म दैन सब्सटेंस। इसके साथ साथ यहाँ पे अगर मैं बात करूं, लेट्स से कि कोई गलत कंप्लेंट्स फाइल कर रहा है, तो अगर किसी ने गलत कंप्लेंट फाइल कर दी तो बहुत बड़ी पनिशमेंट है, हैवी पनिशमेंट होती है। तो कंप्लेंट, इफ कंप्लेंट इज अ फॉल्स फाउंड फॉल्स, तो पनिशमेंट बहुत हैवी है। और इसी वजह से लोगों को डर लगता है और ये अवॉइड करते हैं कंप्लेंट्स को फाइल करने के लिए। ठीक है, तो अगर करप्शन एग्जिस्ट हो और इस इंडिविजुअल को लग रहा है कि हाँ करप्शन तो सही है, लेकिन क्या हो अगर ये जो मैंने कंप्लेंट फाइल की है ये गलत साबित हो जाए किसी कारण की वजह से, तो पनिशमेंट तो बहुत बड़ी है। तो फिर ये क्या करेंगे, इंडिविजुअल अवॉइड करेंगे, करप्शन को फाइल करेंगे ही नहीं क्योंकि पनिशमेंट बहुत बड़ी है। इसके साथ साथ यहाँ पे एनोनिमस कंप्लेंट्स अलाउ नहीं की जाती है, अनोनिमस कंप्लेंट का अलाउ एक्सेप्ट ही नहीं की जाती है। तो अगर कोई यहाँ पे इंडिविजुअल है, ही और शी कैन नॉट सीक्रेटली ड्रॉप द कंप्लेंट विद डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे इस इंडिविजुअल की आइडेंटिटी रिक्वायर होगी। तो क्यों कोई यहाँ पे फालतू में इस प्रॉब्लम में आना चाहेगा, सही बात है। तो ये भी यहाँ पे लिमिटेशन हो जाती है या फिर ड्रॉबैक हो जाता है। प्लस यहाँ पे लीगल असिस्टेंस जो होता है, जैसे कि लीगल हेल्प प्रोवाइड की जाती है टू अक्यूज द पब्लिक सर्वेंट। मतलब ये कि पब्लिक सर्वेंट जिनके खिलाफ आपने कंप्लेंट को यहाँ पे फाइल किया है उनको लीगल असिस्टेंस मिलता है विच मे वीकन द कंप्लेंट्स पोजीशन। ये भी सही बात है। फिर यहाँ पे टाइम लिमिट भी दिया गया है, जैसे कि कंप्लेंट को आपको 7 साल के भीतर कंप्लेंट मस्ट बी फाइल्ड विद इन द 7 years ऑफ ऑफेंस। उसके बाद लोकपाल इसके ऊपर काम नहीं करता है। तो ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, राइट, वहाँ पे टाइम बाउंड नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक ड्रॉबैक है। प्लस यहाँ पे नॉन ट्रांसपेरेंट प्रोसेस दिखती है हमारे प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट जो कंप्लेंट्स होती है उसके लिए। तो प्रोसीजर जिस तरह की फॉलो की जाती है, अगर आपको कंप्लेंट करनी है अगेंस्ट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, तो वो ट्रांसपेरेंट नहीं है या फिर ओपन नहीं है, क्लियर नहीं है, ऐसा कुछ बोल सकते हो। तो ये सारी क्या है, ड्रॉबैक्स है लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट में। अब हम लोकायुक्त के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, अपॉइंटमेंट के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में, है ना। जैसे लोकपाल के बारे में हमने पढ़ा, बहुत इजी है। लोकायुक्त एग्जिस्ट करता था 2013 के एक्ट से पहले ही। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स थे जिन्होंने लोकायुक्त को यहाँ पे क्रिएट करके रखा था। लोकपाल एक्ट 2013 में आया था, हमने अभी देखा लोकपाल एक्ट यहाँ पे 2013 में आया था। तो कुछ स्टेट्स इसके पहले ही यहाँ पे मतलब उन्होंने पहले ही बना लिया था। अगर एग्जाम्पल की बात करूँ तो महाराष्ट्र में सबसे पहले महाराष्ट्र वो स्टेट था जिन्होंने इसे एस्टैब्लिश किया था। 1971 की बात है ये, तभी इन्होंने बना लिया था। और अच्छा, और इससे पहले हमारा ओडिशा जो है, ओडिशा ने पास कर दिया था लॉ को अर्लियर, 1970 की ये बात है। तो ये एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर स्ट्रक्चर की यहाँ पे बात करूँ तो ये बाकी जैसे जैसे आप स्टेट्स बदलोगे थोड़ा थोड़ा चेंजेस होता रहता है, ठीक है। तो कोई यूनिफॉर्म मॉडल नहीं है। कुछ स्टेट के पास लोकायुक्त होता है, ठीक है। और यहाँ पे और एक कीवर्ड है जिसे हम कहते हैं उपलोकायुक्त। अब कुछ स्टेट्स में ये दोनों भी चीज़ें होगी, कुछ स्टेट में बस लोकायुक्त ही होगा, तो डिपेंड करता है स्टेट के ऊपर। अपॉइंटमेंट की अगर बात करूँ तो ये हमारे जो ऑनरेबल गवर्नर होंगे उस स्टेट के, उनके द्वारा दोनों की भी यहाँ पे जो है अपॉइंटमेंट की जाएगी। प्लस अगर क्वालिफिकेशंस की बात करूं तो कुछ स्टेट्स में ये कहा गया है कि जो जुडिशियल क्वालिफिकेशंस है ये रिक्वायर्ड होगी। प्लस
जो बाकी के स्टेट्स है वहाँ पे कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस नहीं दी गई है। टर्म ऑफ ऑफिस की अगर बात करूँ तो यूजुअली 5 साल की होती है, या फिर अगर वो इंडिविजुअल 65 ईयर्स की अटेन कर देते हैं एज को, तो विच एवर कम्स अर्लियर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टर्म डिसाइड होगी। प्लस जुरिस्डिक्शन जो है पूरी स्टेट में जो दिखा जा रहा है वो यूनिफॉर्म नहीं है। समझ में आया? डिफरेंट स्टेट्स एक्सक्लूड कर सकती है या फिर इंक्लूड कर सकती है कुछ अथॉरिटीज़ को। तो अगर मोटे मोटे तौर पे बोलूँ तो हमारे जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं कुछ स्टेट्स में, एक्सक्लूड किए गए हैं कुछ स्टेट्स में, लेकिन चीफ मिनिस्टर होते हैं। इसके साथ साथ कुछ बाकी के मिनिस्टर्स या फिर जो हायर सिविल सर्वेंट्स है वो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स की अगर बात करूँ तो इंक्लूड होते हैं। एमएलएस होते हैं यहाँ पे कुछ स्टेट्स में इंक्लूड किए गए। लोकल बॉडीज़, कॉरपोरेशंस, कंपनीज, सोसाइटीज़, ये सारे भी कुछ स्टेट्स में होते हैं। तो ये स्टेक होल्डर्स आपको यहाँ पे समझ में आ गए होंगे मोटे मोटे तौर पे। कुछ स्टेट्स पे प्रेजेंट होते हैं, कुछ स्टेट्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं। अगर पावर की यहाँ पे बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे लोकायुक्त सुओ मोटो तरह से काम कर सकता है, मतलब अपने आप से, और कंप्लेंट अगर रिसीव होती है तो वहाँ पे तो वो काम करेंगे ही, वो तो बात ही नहीं है। फिर अगर स्कोप की बात करूँ तो स्कोप भी ब्रॉड है। कुछ स्टेट्स में ग्रीवांसेस और एलिगेशंस जो लाए जाते हैं उसको अच्छे से हैंडल किया जाता है। बाकी स्टेट्स में बस जो एलिगेशंस होते हैं उसी के ही ऊपर देखा जाता है। पर्टिकुलरली अगर करप्शन की बात करूँ तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है। ठीक है, माल एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं दिया जाता, करप्शन को ज़्यादा फोकस दिया जाता है। तो वो डिपेंड करता है उस स्टेट के ऊपर। एनुअल रिपोर्ट यहाँ पे देखी जाती है ना। लोकायुक्त सबमिट करते हैं एनुअल रिपोर्ट किसे? गवर्नर को, और फिर यहाँ पे गवर्नर इसे देख के स्टेट लेजिस्लेचर के सामने पेश कर देते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। अब नेचर देखूँ अगर रिकमेंडेशन का, तो लोकायुक्त के रिकमेंडेशंस यहाँ पे एडवाइजरी नेचर के होते हैं, बाइंडिंग नहीं होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। तो चाहे तो ये एक्सेप्ट करेंगे स्टेट गवर्नमेंट, अगर नहीं लगता है तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओके, तो इस तरह से हमने पूरे लेक्चर को कंप्लीट कर दिया है। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स। ओके, तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहिए विदाउट टेकिंग एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।